नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए विषय अनुवाद की सीमाएं और अननुवाद्यता। इसके आज हम भाग 1 पर बात करेंगे। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे अनुवाद की सीमाएं और अननुवाद्यता, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे अनुवाद की सीमाएं, उसके अर्थ एवं स्वरूप पर, और दूसरा बिंदु अननुवाद्यता, उसके अर्थ एवं स्वरूप पर, और साथ ही हम भाषा की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद की सीमाएं और अननुवाद्यता के बिंदु पर बात करेंगे। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप अनुवाद की सीमाओं और अननुवाद्यता से क्या अभिप्राय है यह जान पाएंगे। साथ ही ये जान पाएंगे कि अनुवाद की सीमाओं का अर्थ क्या है और वह अननुवाद्यता से किस प्रकार भिन्न है या किस प्रकार समान है। अननुवाद्यता का अर्थ और स्वरूप क्या है और भाषा की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद की सीमाएं और अननुवाद्यता से क्या अभिप्राय है। अनुवाद की सीमाएं और अननुवाद्यता विषय को हमने 4 मॉड्यूल में बांटकर चर्चा करने की कोशिश की है। आज हम इसके पहले मॉड्यूल में बात करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अनुवाद की सीमाएं और अननुवाद्यता, अनुवाद की सीमाएं अर्थ एवं स्वरूप, अननुवाद्यता का अर्थ और स्वरूप, भाषा की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद की सीमाएं और अननुवाद्यता पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अननुवाद्यता की बात करें, या जिसे हम अंग्रेजी में अनट्रांसलेटेबिलिटी कहते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉड्यूल है, ये जो विषय है, इसको हमने 4 मॉड्यूल में बांटा है और उसके पहले मॉड्यूल में आज हम चर्चा कर रहे हैं। अन्य 3 मॉड्यूल्स में हम इसके आगे के भागों पर और आगे के हिस्सों पर हम बात करेंगे, जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि अनट्रांसलेटेबिलिटी किसे कहते हैं, अनुवाद में उसकी क्या भूमिका है और किस प्रकार अनुवादिका या अनुवादक को किसी पाठ का अनुवाद करते समय इस प्रकार की समस्याएं आती हैं और वे इन समस्याओं का समाधान अपने अनुवाद तकनीक के माध्यम से या अपनी अनुवाद प्रक्रिया में किस तरीके से निकालते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे अनुवाद और अननुवाद्यता। हम सभी जानते हैं कि अनुवाद करते समय 2 भाषाओं, 2 संस्कृतियों और विचारधाराओं के बीच जब अनुवाद, संवाद अथवा कथ्यांतरण के उद्यम में प्रवृत्त होता है तो ये कार्य सहज संपन्न नहीं होता है। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने, अनुवादकों ने, कवियों ने या आलोचकों ने अक्सर ये कहा है कि अनुवाद लगभग एक असंभव कार्य है। और कविता के संदर्भ में तो, या सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम जब अनुवाद की बात करते हैं तो इसे लगभग असंभव कार्य माना जाता है। और माना जाता है कि क्योंकि 2 विभिन्न संस्कृतियाँ जिनके आपस में बहुत कहा जाए कि समानता नहीं है या बहुत अधिक विषमताएं हैं, ऐसी 2 संस्कृतियों के पाठ का जब अनुवाद किया जाता है तो हम अनुवाद करते समय किस प्रकार एक संस्कृति के पाठ को दूसरी संस्कृति में या दूसरी भाषा में आरोपित करें या उसे उस तरीके से उसे रखा जाए। तो इस तरीके से अलग अलग समय पर अनुवाद चिंतकों ने, आलोचकों ने अनुवाद को लगभग एक असंभव कार्य माना है। और उसी संदर्भ में आज हम जानेंगे कि अनुवाद जब एक असंभव कार्य है तब भी हम लंबे समय से, और अब तो हज़ारों वर्षों का ये इतिहास है मानव सभ्यता का, कि लंबे समय से न केवल अनुवाद हो रहा है बल्कि वो उतना ही संप्रेष्य भी है। उसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न समाजों ने अपना विकास किया है, एक आकार ग्रहण किया है और हम सब सभ्य होते आए हैं, या हम विभिन्न संस्कृतियों से या विभिन्न संस्कृतियों में उपलब्ध साहित्य से, ज्ञानात्मक साहित्य से, ज्ञान की अन्य धाराओं से भी हम परिचित होते आए हैं। तो क्या है अननुवाद्यता, किस प्रकार ये अनुवादिका या अनुवादक के सामने एक चुनौती के रूप में होती है और अनुवादक या अनुवादिका उसे किस तरह पार पाते हैं या किस तरह उसका निवारण करते हैं। अनुवादक को समानार्थी पर्यायों, समान सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और ग्रहीता या लक्ष्य पाठक वर्ग की सहजात प्रवृत्तियों के कारण बहुकोणीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। अतः अनुवादिका या अनुवादक को अपनी सीमाओं का एहसास होता है। यही सीमाएं अननुवाद्यता की स्थिति भी उत्पन्न करती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले सत्रों में बात की थी कि जब नायडा भाषा के स्ट्रक्चर के बारे में या भाषा की संरचना के बारे में बात करते हैं तो वे डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर वह भाषा का बाह्य रूप जो भाषा के व्याकरण से निर्मित है या भाषा का जो बाह्य रूप है, भाषा की भाषिक इकाइयों से निर्मित है, और उसकी जो अभ्यंतर संरचना जिसे हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर या कहा जाए कि जिसे हम डीप स्ट्रक्चर कहते हैं, उसका निर्माण उस पर्टिकुलर समाज, उस पर्टिकुलर सभ्यता, संस्कृति के बीच से जिस तरीके से भाषा का निर्माण होता है, उसकी आस्थाएं, उसके विश्वास या उसके जो रहन सहन और परिवेश से निर्मित
जो परिवेश से निर्मित जो भाषा का जो संरचना होती है उसे हम उसकी आभ्यंतर संरचना या उसकी आंतरिक संरचना या भाषा का डीप स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अनुवाद करते समय अनुवादिका या अनुवादक से अक्सर ये अपेक्षा की जाती है कि जब उनसे ये कहा जाता है कि उन्हें 2 भाषाओं का ज्ञान हो, तो वो 2 भाषाएं बाह्य और आंतरिक दोनों स्तरों पर, जब हम संस्कृति का ज्ञान कहते हैं तो वो उसकी आंतरिक संरचना की ओर संकेत है कि कोई भी भाषा जब अपनी निर्माण की प्रकृति में होती है तो वो एक तटस्थ या समाज से कटी हुई भाषा नहीं हो सकती। वह अपने समाज, अपनी संस्कृति के से ही विकास पाती है, उसी से शब्द ग्रहण करती है, अपने आसपास के माहौल, रहन सहन, आस्था, विश्वास, भौगोलिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, धर्म, आर्थिक अर्थव्यवस्था आदि सभी चीज़ें मिलकर एक किसी भाषा का निर्माण करते हैं। तो जब किसी अनुवादिका या अनुवादक को किसी पाठ के अनुवाद के दौरान जब इस प्रकार की समस्याएं आती हैं और जब इस प्रकार की समस्याओं से वे जूझते हैं, तब उन्हें भाषा के दोनों ही स्तरों के बारे में, दोनों ही सतहों के बारे में न केवल विस्तृत अध्ययन करना होता है, अपितु ये अपेक्षा होती है कि उन दोनों संस्कृतियों का, दोनों भाषाओं का एक सा ज्ञान रखें, ताकि जब वे अनुवाद करें तो उन्हें अनुवाद करते समय सांस्कृतिक या सामाजिक सांस्कृतिक किस्मों की जो चुनौतियां आती हैं उसका कम से कम सामना करना पड़े। यहीं पे हम अनअनुवादितता को लोकेट करते हैं कि जो अनट्रांसलेटेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट है या पाठ के अनुवाद के दौरान जो अनुवादक या अनुवादिका के सामने जो आई हुई चुनौतियां हैं उन्हें हम अनअनुवादितता के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अनुवाद की सीमाएं और अनअनुवादितता के अर्थ और स्वरूप पर। सबसे पहले अनुवाद की सीमाएं क्या है, अनअनुवादितता से क्या अर्थ है, उसका स्वरूप क्या है और दोनों में क्या समानता है। अनुवाद की सीमाएं। अनुवाद एक श्रम साध्य कला है। इस कला की पूर्णता में अनेक बाधाएं आती हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम साहित्य का या सृजनात्मक साहित्य या ज्ञानात्मक साहित्य का या किसी भी प्रकार के साहित्य का, जिसे हम रिटन टेक्स्ट कहते हैं, का जब हम अनुवाद कर रहे होते हैं तब अनुवादिका या अनुवादक को अलग अलग प्रकार की भाषाई, सांस्कृतिक और विषयगत चुनौतियों से जूझना पड़ता है। अब जब इन चुनौतियों का सामना करते हुए उनका निवारण कर सकते हैं यदि अनुवादक या अनुवादिका, तब तो वह अनुवाद हो जाता है। लेकिन कई बार कभी कुछ सामाजिक सांस्कृतिक शब्द, जिनकी हम चर्चा आगे भी करेंगे, कभी सामाजिक सांस्कृतिक प्रयुक्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से निर्मित जो व्यवस्था है, या ज्ञानात्मक साहित्य की अगर हम बात करें तो उसके विषय से संबंधित जो शब्दावली है या उनकी जो संकल्पनाएं हैं जिनके अनुवाद की चर्चा अनुवाद के दौरान अनुवादक या अनुवादिका को करनी होती है, इस तरह की समस्याएं जिनका कि पर्याय उन्हें अपनी भाषा में या लक्ष्य भाषा में नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति में हम उसे अनुवाद की सीमाएं कहते हैं। जब अनुवादिका या अनुवादक एक तरह से ये मान लें कि ये अनुवाद लगभग असंभव है या इसके लिए कोई खास पद्धति है जिस पद्धति के माध्यम से उसका अनुवाद वो करना चाह रहे हैं, यदि वह संभव नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में हम उसे अनुवाद की सीमाएं मानते हैं। वस्तुतः सीमा से तात्पर्य अनुवाद की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से है। जब अनुवाद कार्य किया जाता है तो काव्य, जब हम यहाँ काव्य कह रहे हैं तो साहित्य की पूर्णता एक विशिष्ट सुगमता तो बनाती है, पर साथ ही कुछ विघ्न बनकर सामने भी आती है। कुछ आयाम मार्ग को सुगम बनाते हैं तो कुछ जटिल प्रश्न बनकर सामने आते हैं। विघ्न या चुनौती बनकर खड़े होने वाले आयाम सीमा कहलाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जब कैटफर्ड अपने यहाँ अनुवाद के प्रकारों का जिक्र करते हैं तब उसके अंतर्गत वे आंशिक अनुवाद और पूर्ण अनुवाद या सीमित अनुवाद या समग्र अनुवाद के संदर्भ में जब इसकी चर्चा कर रहे होते हैं, तो जिस समग्र अनुवाद की परिकल्पना की जाती है वह वास्तव में लगभग से एक असंभव सी अपेक्षा है, क्योंकि जब हम समग्र अनुवाद कहते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि वह अनुवाद न केवल कथ्य की दृष्टि से और शिल्प की दृष्टि से बल्कि भाषाई या व्याकरणिक दृष्टि से भी अनुवाद होते समय उसकी व्याकरण की भी सभी इकाइयों का अनुवाद हो जाए, भाषागत भी किसी तरह की कोई समस्या या कुछ अधूरापन न छूट जाए, कथ्य भी पूरा संप्रेषित हो जाए और उसके साथ उसकी शैली भी संप्रेषित हो जाए। तो ऐसे में अनुवाद, इस तरह के अनुवाद को जिसे कि हम एक तरह से पूर्ण अनुवाद या समग्र अनुवाद के संदर्भ में जब हम समझते हैं तो इस तरह का अनुवाद लगभग एक असंभव कार्य है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी पाठ जब वह दूसरी भाषा में जाने के लिए अनुवाद किया जा रहा होता है, चाहे वह ज्ञानात्मक साहित्य हो या सृजनात्मक साहित्य हो, उसे ले जाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है क्योंकि वह उस संस्कृति में, जिसे हम यहाँ लक्ष्य संस्कृति या लक्ष्य भाषा कहेंगे, उस समाज या उस संस्कृति में वह पाठ या उससे मिलता जुलता पाठ या वह संकल्पना, वो अवधारणा या ज्ञान की वह शाखा वहाँ उपलब्ध नहीं है।
जब ज्ञान की वह शाखा या वह साहित्य का वह पक्ष या कोई ऐसा कथ्य, कोई ऐसी कथा जब आपके समाज में या लक्ष्य समाज में यदि उपस्थित नहीं है या उपलब्ध नहीं है, और ऐसी स्थिति में जब आप अनुवाद करते हैं तो बहुत स्पष्ट है कि जब वह अवधारणा ही वहाँ उपलब्ध नहीं है तो उससे मिलते जुलते शब्द या उनके प्रयोग के जो शब्द हैं वो वहाँ पर नहीं होंगे। तो यही स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ अनुवादक को दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ऐसे शब्द वहाँ उपस्थित नहीं हैं। अब अगर हम बात करें, एकदम विज्ञान के किसी क्षेत्र की बात करें, तो जो आविष्कार किसी एक खास भाषा या किसी एक खास समाज में हुआ है और जिसकी आवश्यकता एक व्यापक समाज को है, तो बहुत स्पष्ट है कि वह अवधारणा दूसरी भाषा में थी ही नहीं। जब वह अवधारणा दूसरी भाषा में थी ही नहीं तो वहाँ उसके प्रयोग के शब्द भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि अनुवाद ऐसी स्थिति में पूर्ण अनुवाद नहीं हो सकता है। वहाँ अनुवादिका या अनुवादक को अलग अलग तरह की रणनीतियों को अपनाना होगा पाठ को ट्रांसलेट करते हुए। या तो वे उनसे मिलते जुलते कुछ समतुल्यों की तलाश करें, या वे रिटेंशन लगाएं या शब्दों को एज इट इज़ वहाँ ले जाएं लिप्यंतरण के माध्यम से, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम व्याख्या करके उस शब्द को एक्सप्लेन करते हैं, या कई बार वो ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो पर्टिकुलर पाठ या कोई शब्द या कोई अवधारणा ट्रांसलेट हो ही नहीं पाती, जहाँ पर अनट्रांसलेटेबिलिटी यानी अनअनुवाद्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये जो विघ्न और चुनौतियाँ जिसकी ओर जिक्र किया जा रहा है, यही अनुवाद की सीमाएं हैं। जब कोई पाठ अनुवाद किया जा रहा होता है तो किस प्रकार ये सीमाएं बहुआयामी होकर अनुवादिका या अनुवादक के सामने आती हैं और वो किस तरह उन चुनौतियों का सामना करते हैं। अनअनुवाद्यता ये अपने आप में एक टेक्निकल टर्म है जिसे एक पारिभाषिक शब्द कहा जा सकता है। अनअनुवाद्यता का मतलब अनअनुवाद्य या अनअनुवाद्यता शब्द अन और अनुवाद्य के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है जो अनुदित ना हो सके, यानी जो अनुवाद न हो पाए। किसी ऐसे शब्द, कोई अवधारणा, कोई व्याकरणिक प्रयोग या कोई खास शब्द या किसी का कोई खास प्रयुक्ति जब आपको अनुवाद करते समय अनुवादिका या अनुवादक को लगे कि ये उनके बस से बाहर की बात है या ये शब्द अनुवाद हो ही नहीं सकता, तब ऐसी स्थिति में अनअनुवाद्यता की स्थिति होती है, अनट्रांसलेटेबिलिटी की स्थिति होती है। अर्थात स्रोत पाठ और लक्ष्य पाठ में सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक और पाठ प्रयुक्ति परक अभिव्यक्तियों के लिए समानार्थी उपलब्ध न हो। समानार्थी उपलब्ध न हो यानी कि अगर कोई अवधारणा यदि वहाँ नहीं है तो उसके लिए समानार्थी उपलब्ध होना, किसी और संदर्भ में अगर है तो उसे एक तरह से समतुल्य मान के उनका प्रयोग कर लिया जाता है, और अधिकांश स्थिति में ऐसे समानार्थी वहाँ उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में अनअनुवाद्यता की स्थिति होती है। इसके अतिरिक्त अनुदित पाठ का पाठक मूल पाठ की संवेदना, संकल्पना और अर्थवत्ता को ग्रहण कर ही न पाए, ऐसी स्थितियाँ सकल रूप में अनअनुवाद्यता की स्थिति कहलाती हैं। अतः स्पष्ट है कि सीमा एवं अनअनुवाद्यता लगभग एक ही संकल्पना के दो रूप हैं जिनका अंतर उनकी प्रक्रिया से संबंधित है। तो जो सीमा जो कहा जा रहा है वह ये कि अगर से हम अंग्रेजी में कहें तो लिमिटेशन, पाठ की कोई अनुवाद के दौरान आने वाली समस्याएं, और अनअनुवाद्यता उस प्रक्रिया की ओर संकेत जब अनुवाद करते समय अनुवादिका या अनुवादक ठिठक जाते हैं किसी पाठ के अनुवाद करते समय, और जहां उन्हें एक खास रणनीति की तलाश करनी होती है कि जिसके माध्यम से वे उस पाठ का अनुवाद कर पाए और इस तरीके से अनुवाद कर पाएँ कि वह न केवल भाषांतरण हो बल्कि संप्रेष्य भी हो, इस तरीके से उसका पुनर्गठन हो कि वह पूरी तरह से एक मूल पाठ की तरह हमारे सामने स्पष्ट हो। हम जब अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम बात कर रहे थे तो हमने अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण चरणों की बात की थी, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। और इसके साथ ही हमने अनुवादिका या अनुवादक की जो भूमिका बदलती है कि किस प्रकार अनुवादिका अनुवादक जब लक्ष्य पाठ में अनुवाद का पुनर्गठन कर रहे होते हैं पाठ का, तो किस प्रकार वे रचयिता की भूमिका में आ जाते हैं। तो जब तक वे रचयिता की भूमिका में आकर पाठ को पूरी तरह से संप्रेषित नहीं कर देते हैं या पूरी तरह संप्रेष्य नहीं बना देते हैं, तब तक अनुवाद इसे अच्छा अनुवाद नहीं माना जाता है। तो उसी की ओर इस प्रक्रिया में संकेत है कि अनअनुवाद्यता की जो प्रक्रिया है वह तब तक कंप्लीट नहीं होती, या उसका जो प्रोसेस है वो तब तक कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक एक ऐसा पाठ तैयार ना हो जाए जो पूरी तरीके से संप्रेष्य हो, न केवल अनुदित हो बल्कि संप्रेष्य भी हो। अब हम देखेंगे, हमने बात की अनुवाद की सीमाओं के अर्थ एवं स्वरूप पर, हमने बात की अनअनुवाद्यता के अर्थ एवं स्वरूप पर। अब हम बात करेंगे भाषा की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद और उसकी सीमाएं और अनअनुवाद्यता। हम जानते हैं कि जो अनअनुवाद्यता के जो आधार है, जो स्तर है, वे भाषा, सांस्कृतिक, पाठ परक,
अलग अलग आधार पर होते हैं। तो पहले आज हम इस सत्र में चर्चा करेंगे भाषा की प्रकृति के स्तर पर अननुवादिता की स्थितियाँ क्या होती हैं और किस प्रकार अनुवादिका या अनुवादक ऐसी स्थितियों से का सामना करते हैं या उनके लिए एक राह निकालते हैं जिसके माध्यम से अनुवाद संभव हो पाए। तो हम पढ़ेंगे प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ निजी विशेषताएं होती हैं। वस्तुतः दो भिन्न भाषा भाषी समुदायों के मध्य विचारों के आदान प्रदान हेतु अनुवाद मध्यस्थता का कार्य करता है। जैसे मैंने कहा कि समय समय पर अनुवाद की जटिलताओं को देखते हुए अनुवाद चिंतकों ने माना है खासतौर पर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में कि अनुवाद लगभग एक असंभव कार्य है, पर उसके बावजूद अनुवाद के रास्ते तलाशे गए हैं। तो वे अनुवाद के रास्ते क्या हैं, किसके माध्यम से हम अनुवाद करते हैं किसी पाठ को या किसी पाठ को एक नए पाठ में उसकी संरचना करते हैं, उस सब की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है। वस्तुतः दो भिन्न भाषा भाषी समुदायों के बीच विचारों के आदान प्रदान हेतु अनुवाद मध्यस्थता का कार्य करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृतिगत विशेषताएं अनुवाद हेतु सीमा बनकर उपस्थित हो जाती हैं। तो ये भाषा की प्रकृतिगत विशेषताएं क्या है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच विशेष प्रकार की भिन्नता स्वाभाविक रूप से रहती है। इसीलिए अनुवाद करते समय स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति को दृष्टि में रखकर उनकी भिन्नताओं एवं समानताओं को आत्मसात कर अनुवाद प्रक्रिया में प्रवृत्त होना चाहिए। यहाँ हम उदाहरण के रूप में हिंदी और अंग्रेजी की भाषा की प्रकृति और संरचना का जिक्र करेंगे और उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार दो बिल्कुल विभिन्न भाषा भाषी समाजों की जब भाषाएं आपस में अनुवाद के लिए उपस्थित होती है या एक प्लेटफॉर्म पर होती हैं, तब अनुवादिका या अनुवादक को भाषा के स्तर पर किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ उन्हें अनानुवादिता की स्थितियाँ का सामना करना पड़ता है और उन्हें किस प्रकार उसके लिए एक रास्ता तलाशना होता है। विश्लेषण पर जब हम जिक्र कर रहे थे अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत, तो मैंने इस पर चर्चा की थी कि जब अनुवादिका या अनुवादक किसी पाठ का विश्लेषण कर रहे होते हैं, पाठ अध्ययन के साथ साथ जब उस पाठ को भाषापरक दृष्टि से, संकल्पनात्मक दृष्टि से, पाठपरक दृष्टि से, कथ्य की दृष्टि से या शिल्प की दृष्टि से जब वे उसका एक तरह से डीप एनालिसिस कर रहे होते हैं, तब उस दौरान वे उन पंक्तियों को या उन बिंदुओं को या उन क्षेत्रों को अंडरलाइन करते चलते हैं, रेखांकित करते चलते हैं, जहाँ एक अनुवादिका या अनुवादक से विशेष ध्यान की अपेक्षा होती है। क्योंकि जब हम किसी पाठ को पढ़ रहे होते हैं तो वो अपने आप एक तरह से कहा जाए वो हमारे मस्तिष्क में बहुत ही स्वाभाविक रूप से एक ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में होता है। जब हम किसी पाठ का हम अनुवाद कर रहे होते हैं या कोई पाठ अनुदित पाठ जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो जब इस तरीके से वो एक प्रक्रिया के तहत हमारे मस्तिष्क में चलता है। लेकिन जब उसी पाठ को हमें पाठक से बढ़कर भाषांतरण की या भाषांतरकार की भूमिका के रूप में जब उसे हमें दूसरी भाषा में, अनुवादक के रूप में दूसरी भाषा में ले जाना होता है, तब वो चुनौतियाँ हमारे सामने ज़्यादा विकराल रूप से होती है कि ये जो प्रयोग या ये जो प्रयुक्तियाँ हैं, इनका अनुवाद करते समय क्या ये अनुवाद हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो उसके लिए कौन सी विशेष रणनीतियाँ होंगी या किस खास तरीके से उसका अनुवाद किया जाएगा, और कुछ चुनौतियाँ ऐसी हैं जिनका शायद अनुवाद संभव ही नहीं है। तो ऐसी विशेष स्थितियों में अनुवादक या अनुवादिका से विशेष अपेक्षा होती है कि वे जब विश्लेषण के दौरान उस पर गहन दृष्टि रखें और उन्हें रेखांकित करते चलें। तो आज हम अनानुवादिता के संदर्भ में जब हम इस पर बात करें तो हम दो भाषाओं का उदाहरण ले रहे हैं, अंग्रेज़ी और हिंदी। और अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा पेयर के रूप में लेने का दो कारण हैं। एक कि व्यापक स्तर पर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी और हिंदी में व्यापक रूप से बहुत अनुवाद होते हैं, बड़े स्तर पर बड़ी मात्रा में अनुवाद किए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अंग्रेज़ी और हिंदी तो बिल्कुल दो विभिन्न समाजों, विभिन्न संस्कृतियों की भाषाएं हैं। एक बिल्कुल यूरोपीय समाज को का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरा एक एशियाई समाज का। तो किस तरीके से ये दो भाषाएं किस तरीके से ये दो अलग अलग महाद्वीपों की भाषाएं आपस में, इनमें क्या भिन्नताएं हैं वाक्य संरचना की दृष्टि से या अन्य संदर्भों में भी, तो इस पर हम भाषा की दृष्टि से यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ देखने की कि अंग्रेज़ी भाषा के वाक्यों में प्रायः कर्ता, क्रिया और कर्म का क्रम होता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया यानी वर्ब और कर्म यानी ऑब्जेक्ट। यानी कि अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का क्रम रहता है, SVO हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो हमने एक उदाहरण के रूप में समझाया। और हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम रहता है, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
और वर्ब यानी SOV। तो अंग्रेजी में ये स्ट्रक्चर जो भाषिक संरचना है या वाक्य की संरचना है वह SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, और हिंदी में SOV यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब है। तो जब बाइबल के अनुवाद के संदर्भ में जब विश्व भर में जब बाइबल के अनुवाद किए जा रहे थे, तो बाइबल के अनुवाद को लेकर जो पश्चिम में जो अनुवाद की पद्धति पर या अनुवाद की प्रक्रिया पर जब बात होती थी, तब शुरुआत हुई जहाँ से, वहाँ हम देखते हैं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को लेकर एक खास तरह का मोह रहा। उसका कारण यही था कि जब बाइबल का अनुवाद, बाइबल जैसे किसी सेक्रेड टेक्स्ट का या किसी पवित्र पुस्तक का जो अनुवाद किया जाए, तो उसके शब्द क्रम तक को भी ना विचलित किया जाए, उसे एज इट इज़ रखा जाए। तब ऐसी स्थिति में अगर वो वाक्य व्यवस्था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की है, और जिस अन्य भाषा में उसे अनुवाद किया जा रहा है अगर वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की है, तो उसे एज इट इज़ ट्रांसलेशन किया जाता है। यानी अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो उसी तरीके से उनको अनुवाद भी होगा। लेकिन जब एक बेहतर अनुवाद तभी होता है जिसे हम शब्दानुवाद कहते हैं, शब्द प्रति शब्द से अलग शब्दानुवाद। वहाँ पर वाक्य की संरचना को लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा की भाषिक संरचना के हिसाब से फॉलो किया जाता है। उसी हिसाब से हमें अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा रहती है भाषा के स्तर पर कि जब भी इस प्रकार की समस्या या पाठ का विश्लेषण करें तो किस प्रकार उसका अध्ययन करें। तो हम देखते हैं राम किल्ड रावणा, तो यहाँ राम ने रावण को मारा, तो ऊपर ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, और हिंदी में किस प्रकार ये कर्ता कर्म और क्रिया हो जाता है। दूसरा उदाहरण है क्रिया और क्रिया विशेषण का, रोहित वर्क्स वेरी हार्ड। तो रोहित माने सब्जेक्ट, वर्ब माने वर्क्स, और एडवर्ब यानी जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं वेरी हार्ड। हिंदी में वो उसका क्रम कैसे बदल जाता है, हिंदी में जो क्रिया विशेषण है वह क्रिया से पहले आ जाता है। तो यहाँ रोहित बहुत मेहनत करता है, तो जहाँ पहले अंग्रेजी के सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो लास्ट में चला जा रहा है, हिंदी के वाक्य में वह एडवर्ब क्रिया से पूर्व यानी बीच में आता है। तो ये जो बेसिकली जिसका उसको दिखाने का कारण सिर्फ ये है कि किस तरह भाषिक विविधता होती है और अनुवादिका या अनुवादक को उससे कैसे जूझना पड़ता है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें आप देखते हैं कि जब कोई वाक्य है वो एक से अधिक अर्थ दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में उस वाक्य को उसके संदर्भ के अनुसार समझने की ज़रूरत है। जिस वाक्य में या जिस पैराग्राफ में या जिस टेक्स्ट में उसका प्रयोग हो रहा है वहाँ उसका क्या अर्थ है। लेकिन जब उसे हम काट कर देखते हैं, तो जैसे उदाहरण देखें कि पीते जाओ, तो यह पीते जाओ के 3 अर्थ दिखाई दे रहे हैं, पीते हुए जाओ, पीने के बाद जाओ और पीते ही रहो। उसी प्रकार प्रसाद की कहानी सुनाओ, तो प्रसाद की लिखी हुई कोई कहानी सुनाओ या प्रसाद पर लिखी हुई कोई कहानी सुनाओ। तो किस प्रकार जब ये छोटे छोटे फ्रेज या छोटे वाक्य जो किसी संदर्भ के साथ नहीं हैं, अब ऐसी स्थिति में अनुवादिका या अनुवादक को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। कई बार वो एक चुनौती की तरह हो जाते हैं उनके सामने, जब वे उसका अनुवाद कुछ एक खास अर्थ को संदर्भ समझ कर रहे होते हैं, तो किस प्रकार उसका अर्थ में अर्थ का विचलन हो जाता है। ये एक भाषा के स्तर पर हम देखते हैं कि एक अनुवादिता की स्थिति है, या अगर अनुवादिका अनुवादक से कहीं चूक हो जाती है तो किस प्रकार वह अर्थ का अनर्थ भी होने की संभावना होती है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि जो वाक्य संरचना है, हमारी जो वाक्य संरचना है उसके अंतर्गत हिंदी में लिंग के स्तर पर अन्विति होती है, जबकि अंग्रेजी में इस तरह का प्रयोग नहीं मिलता है। जब हम कहते हैं लड़का, तो उसके साथ वह पूरा जो सेंटेंस है वह उसी तरीके से पुल्लिंग हो जाएगा, लड़का आ गया, यानी जो हमारी वर्ब है, जो हमारी क्रिया है वह भी पुल्लिंग हो जाएगी। लड़की आ गई, तो लड़की आ गई यानी यह क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में आप सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के यानी कि जिसमें नाउन और प्रोनाउन, उसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि वह स्त्री के लिए संदर्भ है या पुरुष के लिए। तो जब हम लड़का आगे अनुवाद करते हैं तो बॉय हैज़ कम, तो यहाँ जो हैज़ कम या कम है वह किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं हुआ, लड़की के संदर्भ में भी वो इसी प्रकार प्रयोग होता है। तो जैसा मेरा जो कहने का जो मूल उद्देश्य है वह ये कि दो भाषाएँ और दोनों भाषाओं की जो अपनी निर्मिति है या जो उनकी जो भाषिक संरचना है, किस प्रकार दो विभिन्न समाजों की जो भाषिक संरचना है वो भिन्न होती है, और अनुवादिका या अनुवादक को किस प्रकार ऐसी समस्याएं भाषा के स्तर पर जब वे किसी पाठ का विश्लेषण कर रहे होते हैं तो किस प्रकार ऐसी समस्याएं उनके सामने चुनौती होती हैं, और यदि वे ज़रा सी भी चूक इसमें कर ले तो किस प्रकार वे पाठ अनुवाद हो जाने के बाद भी संप्रेषण नहीं हो पाता, तो अनानुवादिता की स्थिति वहाँ बन जाती है। यानी जब आपने अनुवाद पढ़ा तो पढ़कर आपको कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉ लगा या कोई ऐसा त्रुटि छूट गई या चूक ऐसी हो गई जिससे वो पाठ संप्रेषित नहीं हो पाया। तो हम देखते हैं कि भाषा के स्तर पे वो अनानुवादिता किस प्रकार काम करती है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि हिंदी में आदरार्थक, जब हम किसी का आदर सूचक किसी के लिए हम शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमारा वाक्य की जो संरचना है वो बदल जाती है। जैसे हम कहते हैं मेरे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं और भाई आ रहा है,
तो पिताजी आ रहे हैं क्योंकि वे उम्र में बड़े हैं, तो हम उसके लिए पिताजी आ रहे हैं, तो हम उसके लिए जो वाक्य है उसमें पिता के लिए जो प्रयुक्त किया गया शब्द है वहाँ पर हमारा जो प्रयुक्ति है यानी जिसको हम क्रिया कहते हैं वह भी बहुवचन हो जाती है, जबकि वहाँ से एक ही पुरुष आ रहा है। लेकिन जब हम अंग्रेजी में इसका प्रयोग करते हैं तो वो एज इट इज़ रहता है, माय फादर इज़ कमिंग, तो इज़ ही आएगा, वहाँ आर नहीं हो जाएगा। उसी तरह उदाहरण देखेंगे, मीरा इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। तो अब यहाँ डिपेंड करता है कि मीरा का जो समाज में स्थान है वह क्या है, क्या वे कोई सी ऊंचे पद पर है, क्या वे बड़ी उम्र की हैं, क्या वे बड़ी वक्ता है। उसी के हिसाब से अनुवादिका अनुवादक को अंदाज लगाना होगा कि जब वे हिंदी में इसका अनुवाद करें तो किस तरह से इसे रखें, मीरा बड़ी अच्छी वक्ता है या मीरा बड़ी अच्छी वक्ता हैं, आदर सूचक रखें या सामान्य, जिस तरह के एक सामान्य प्रयोग होता है। उसी तरह माय फादर इज़ अ गुड सिंगर, तो मेरा पिता अच्छा गायक है, इसका अनुवाद होगा या मेरे पिताजी अच्छे गायक हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जिस भाषा में, जिस समाज में हम उसका अनुवाद कर रहे हैं वहाँ पर ये प्रयुक्ति किस तरीके से होती है, वहाँ पर वाक्य का जो संरचना है वे किस प्रकार बदलती है, आदर सूचक शब्दों को लेकर वहाँ किस तरह का प्रयोग है। इसी तरीके से जब हम अपने से निम्न पद के व्यक्ति से या अपने से कम उम्र के व्यक्ति से या हम किसी से जब इनफॉर्मल संबोधन कर रहे होते हैं तो हमारी भाषा एकदम बदल जाती है। तो उस तरीके से हमें देखना होगा कि अनुवाद करते समय क्या ये ऐसी कोई बड़ी चुनौती के रूप में या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी बात संप्रेषित नहीं हो पाई, अनुवादिका अनुवादक ने ऐसी कोई चूक कर दी जिससे अनुवाद तो आपने किया लेकिन अनुवाद एक सहज अनुवाद नहीं हो पाया। इसके अलावा कुछ उदाहरण हम देखेंगे जिनसे एक वचन और बहुवचन का बोध तो होता है किंतु लिंग का बोध नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में सेंटेंस है विल दे नॉट लर्न देयर लेसन, तो इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि स्त्री के लिए बात की जा रही है या पुरुष के लिए। हिंदी में हमें ये समझना होगा कि जब आप इसका अनुवाद करें तो हम पूरे संदर्भ को समझें कि यहाँ जो इस सेंटेंस का जो प्रयोग हो रहा है, ये जो वाक्य आ रहा है वो किसी स्त्री के संदर्भ में है, किसी पुरुष के संदर्भ में है, या मतलब स्त्रियों के संदर्भ में है, पुरुषों के संदर्भ में है। तो हमें इसे समझना होगा, तब इसमें आपको पाठ के अनुसार ये तय करना होगा कि पहला अनुवाद होगा या दूसरा। क्या वे अपना पाठ याद नहीं करेंगे या क्या वे अपना पाठ याद नहीं करेंगे। दे ईट बनाना, तो यहाँ दे जो हमारा जो प्रोनाउन है, जो शब्द है यहाँ पर जिसे हम सर्वनाम कहते हैं हिंदी में, वह किसी तरीके से ये सूचित नहीं कर रहा है कि ये सर्वनाम जो बहुवचन है वह स्त्री के लिए है या पुरुष के लिए। तो हम जब अनुवाद करेंगे तो हमें उसके संदर्भ के आधार पर उसे समझना होगा कि वे केले खाते हैं या वे केले खाती हैं। तो हमें संदर्भ को समझते हुए ही हम किसी पाठ पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं या उसके पाठ की जो भाषिक निर्मिति है वह भाषिक निर्मिति किस प्रकार उसकी सामाजिक निर्मिति का भी एक तरह से प्रतिबिंब है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। समाज और भाषा दोनों किस प्रकार साथ मिलकर चलते हैं, किसी समाज में या किसी भाषा में किस प्रकार वो रिफ्लेक्ट होते हैं, किस प्रकार वो प्रतिबिंबित होते हैं, इसका उदाहरण है इन भाषा के प्रयोग। और ये तभी समझ में आ सकते हैं जब अनुवादिका या अनुवादक को केवल दो भाषाओं का ज्ञान ही नहीं अपितु भाषा के दोनों ही स्तर, जब हम कहते हैं डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर के साथ साथ भाषा की संस्कृति, भाषा के परिवेश, उनकी आस्थाएं, उनके विचारों के बारे में भी एक समुचित जानकारी हो, तभी वो एक बेहतर अनुवाद की तरफ बढ़ सकते हैं। पदक्रम में परिवर्तन लाने के अतिरिक्त शब्दों का भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ जब किसी बात पर बल दिया जा रहा है तो अंग्रेजी और हिंदी में किस प्रकार बदल जाता है। दिस इज़ वेयर आई फर्स्ट मेट माई वेल विशर्स, आई एन्जॉयड हॉकी मैच एंड सो डिड माई फादर। पर हिंदी में जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो जिस प्रकार वो उसकी जो बल है, जहाँ हम बलाघात दे रहे हैं, वो किस प्रकार अंग्रेज़ी और हिंदी में अंतर आ जाता है। और हाँ, जैसे अंग्रेज़ी हिंदी में वे पहले आ जाता है, लेकिन वही हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार वाक्य के जिस अंश पर बल देना होता है उसे व्याकरणिक व्यवस्था के प्रतिकूल कई बार वाक्य के शुरुआत के क्रम में रख दिया जाता है। मैंने कहा था ना कि मोहन नहीं आएगा। जैसे दिस इज़ वेयर आई फर्स्ट मेट माई वेल विशर, यही वो जगह है जहाँ मैं पहली बार अपने वेल विशर से मिला था। यह रही आपकी अब तक की कमाई। तो किस प्रकार ये जो वाक्य है, आपकी अब तक की कमाई यह रही ना कहकर हम इसे कहते हैं यह रही आपकी अब तक की कमाई, क्योंकि हमारा जो मूल उद्देश्य है ये सिर्फ जिसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं हिंदी में, केवल अंग्रेजी में केवल सेंटेंस या वाक्य को कह देना मात्र नहीं है, सूचना दे देना मात्र नहीं है, बल्कि उस पर बल देना या उस पर इस तरीके से उसको एम्फेसिस देना क्या होता है ताकि वो बात अपना जितना चाह रहे हैं उससे अधिक असर छोड़े। तो यह रही आपकी अब तक की कमाई, यानी कि जो आप मांग रहे थे ये देखिए यह रही। तो यह अर्थ बदल जाता है जब हम ये कहते हैं कि आपकी अब तक की कमाई यह रही। तो किस प्रकार जब हम किसी अंश पर बल देते हैं तो वह हिंदी में आकर वो उसका प्रयोग पहले देखने को मिलता है
मैंने कहा था ना, या यह रही अपनी कमाई के संदर्भ में आप इसे समझ सकते हैं। उसी तरीके से क्योंकि भारत एक बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देश है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारे विभिन्न भौगोलिक परिवेश हैं, भाषा के प्रयोग अलग अलग हैं, समाज की दृष्टि से, वर्ग की दृष्टि से बहुत भिन्नता देखने को मिलती है, धर्म की दृष्टि से भी बहुत सारी विभिन्नता है। तो उसी आधार पर, धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर, भौगोलिक परिवेश के आधार पर भी हमारी भाषाएं और विभिन्न भाषाओं के आधार पर भी हमारी भाषाएं भी बदलती हैं और उनकी प्रयुक्ति भी बदलती है। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में, जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, एक ही सेंटेंस है हिंदी, उसको किस प्रकार अलग अलग लहजे से, अलग अलग तरीके से कहा गया है। ये साहित्य की खूबसूरती होती है, जो हम सृजनात्मक साहित्य की बात करते हैं, कि जो कई बार उसके अंदर हमारा जो एक कोलोकियल स्टाइल होता है भाषा बोलने का, वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। कई बार अगर हम बहुत आदर सूचक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वाक्य की जो व्यवस्था है वो बदल जाती है। उसी तरीके से लेकिन हम जब उसको किसी स्टैंडर्डाइज भाषा में या किसी मानक तरीके से उसका जब हम अनुवाद कर रहे होते हैं, तब हमें, अगर उस समाज में उस तरह की भाषिक विविधता या प्रयुक्तिगत विविधता अगर नहीं है, तो वहाँ अनुवाद की सीमा हो जाती है, क्योंकि वहाँ बात उतनी ही खूबसूरती से संप्रेषित नहीं हो पाती जितने कि मूल में हुई थी। उदाहरण देखेंगे, उसकी पत्नी ज्वर से पीड़ित है, उसकी पत्नी को बुखार है, उसकी बेगम की तबीयत नासाज है, उसकी वाइफ को फीवर है। तो हम देखते हैं कि उसकी पत्नी ज्वर से पीड़ित है, ये पूर्णतः एक संस्कृतनिष्ठ वाक्य बन गया। उसकी पत्नी को बुखार है, ये मिक्स हिंदुस्तानी, ये मैं अपने पास से इसमें एक अलग वाक्य का प्रयोग कर रही हूँ। तो किस प्रकार उसकी पत्नी को बुखार है, तो किस प्रकार वह हिंदुस्तानी भाषा हो जाता है जिसमें हिंदी और उर्दू के शब्दों का मिश्रण है। उसकी बेगम की तबीयत नासाज है, तो किस तरीके से वो उर्दू आधारित भाषा हो जाती है। और उसकी वाइफ को फीवर है, जब हम एक तरह से जो हमारी भाषा का जो स्टाइल बन गया, जिसे हमने कोड मिश्रण के संदर्भ में समझा था अनुवाद के प्रकारों में, तो किस प्रकार उसकी वाइफ को फीवर है, हम इसमें अंग्रेज़ी हिंदी भाषा का मिश्रण करके हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जब उसका हम अंग्रेज़ी में अनुवाद करते हैं, तो क्या जो वाक्य की विविधता हमें हिंदी में के प्रयोग में या उसके विभिन्न प्रयोगों में दिखाई दी, क्या वैसी विविधता हमें अंग्रेज़ी में देखने को मिलती है? या आप उदाहरण के रूप में किसी अन्य भाषा को भी रख के देख सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए अनुवाद है, हिज वाइफ इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो आप इसमें थोड़ा सा शब्दों का फेरबदल कर भी लें, लेकिन जो उसमें जो कोलोकियल टच है, उसके अंदर जो भाषा के अंदर जो एक खास समाज का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, या खास समाज की भाषिक प्रयुक्तियों का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वो हमें अंग्रेजी में दिखाई नहीं दे पाता। तो किस प्रकार ऐसी स्थिति में अनुवादिका या अनुवादक के सामने एक सीमा आ जाती है कि जब वो इस तरह के कोलोकियल स्टाइल के टेक्स्ट का जब वे अनुवाद करें, तो किस प्रकार वो ऐसी भाषा में जिसमें इतनी भाषिक या इतनी प्रयुक्तिगत विविधता नहीं है, तो वहाँ उसका अनुवाद वे कैसे करें। तो ये अनुवादिता की स्थिति के संदर्भ में से समझे जाने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार वहाँ उसके प्रयोगों को लेकर भी भिन्नता आ जाती है। और कई बार अनुवाद तो हो जाते हैं, जैसे हम एक होमोजेनाइज स्टाइल कहते हैं कि अनुवाद एक खास समरूपीकरण, एक रूपीकरण स्टाइल में हो तो गया, पर आप उस आस्वाद तक नहीं पहुंच पाए जिस आस्वाद में, जिस खास शैली में, या जिस खास तंज के साथ, या जिस खास प्रभाव के साथ जैसे मूल भाषा में कहा गया था। तो ये क्योंकि दो विभिन्न भाषाएं बिल्कुल विभिन्न संस्कृतियों से संबंध रखती हैं, जो बिल्कुल भौगोलिक दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, बिल्कुल सोच की दृष्टि से दो अलग अलग समाजों की भाषाएं, किस प्रकार जब वे आपस में अनुवाद की दृष्टि से उनका आमना सामना होता है, तो कहाँ कहाँ इस तरह की समस्याएं अनुवादिका अनुवादक को आती हैं और कैसे उनका सामना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अनुवाद की सीमाएं या अनुवादिता की स्थिति समझते हैं। और जब वे अनुवादक या अनुवादिका अपने लिए कोई खास रणनीति तय कर लेते हैं, तब वो इस अनुवादिता की स्थिति को पार पाने का प्रयास कर रहे होते हैं। हम देखेंगे कि हिंदी शब्दों के पर्याय रूप में एक ही अर्थ के द्योतक होने के बाद भी विविध अर्थवत्ता समेटे रहते हैं। जो पर्याय हैं, जो हमारे, जिसे हम अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं, सिनोनिम्स को अक्सर कहा जाता है कि समानार्थी शब्द हैं, लेकिन वे समानार्थी नहीं होते। उसमें कहीं ना कहीं बहुत माइन्यूट ही सही, लेकिन अर्थ की विविधता होती है या अर्थ की भिन्नता होती है। जैसे कोमल के लिए हम देखते हैं नरम भी इस्तेमाल होता है, नाजुक भी होता है, मुलायम भी होता है, मृदु भी होता है। पर जब इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तब हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम मुलायम कह रहे हैं, तो अगर हम रुई के लिए कह रहे हैं तो वो मुलायम हो सकती है, वो नाजुक नहीं हो सकती। हम किसी वस्तु के लिए कह रहे हैं तो वो नाजुक हो सकती है। उसी प्रकार अगर हम घास के लिए कह रहे हैं तो वो नरम हो सकती है। तो किस प्रकार वो जो भाषा के जो प्रयोग हैं, जिन्हें हम पर्याय के संदर्भ में यहाँ समझते हैं, वे कैसे बदल जाते हैं और किस प्रकार उनका अर्थ विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न वाक्यों में या विभिन्न प्रयोग के समय किस प्रकार उसकी प्रयुक्ति के हिसाब से उसके अर्थ में विभिन्नता आती है। और यदि अनुवादिका या अनुवादक
ऐसी स्थिति में अगर अपने आप को संतुलित नहीं रख पाते हैं या सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो किस प्रकार कई बार पाठ अनुवाद होने के बाद भी पूरी तरह संप्रेषित नहीं हो पाता और उसे हम एक तरह से अनट्रांसलेटेबल टेक्स्ट के संदर्भ में भी समझ सकते हैं या अनुवाद की सीमा के संदर्भ में जब उसका अध्ययन किया जाता है तो हम देखते हैं कि वो कहीं कुछ छूटा है जिसमें वो जो पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाया है। उसी प्रकार सूर्य के संदर्भ में जो उदाहरण है, सूर्य है, सूरज है, दिवाकर है, मार्तंड, रवि, भास्कर पर डिपेंड करता है कि आप इसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। तो स्पष्ट है कि भाषा की प्रकृति से उत्पन्न व्याकरणिक कोशगत रूपों का पूर्णतः सटीक अनुवाद संभव नहीं, किंतु मूल भाव का अंतरण संभव है। तो ऐसी स्थिति में अनुवादिका या अनुवादक को करना ये चाहिए कि वे मूल भाव को पकड़े, ना कि केवल शब्दों से ही जुड़े रहें। वे मूल भाव को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें और साथ में ये कोशिश करें कि जिस खास शिल्प में या जिस खास भाव को अभिव्यक्त करने की कोशिश मूल पाठ में की गई है वह भाव पूरी तरीके से संप्रेषित हुआ है या नहीं हो पाया, वह पाठ कहीं बीच में अधूरा तो नहीं छूट जाता, कहीं ऐसे संदर्भ अननुवाद्यता की स्थिति तो उत्पन्न नहीं करते। तो कई बार अननुवाद्यता की स्थितियाँ विभिन्न अनुवादकों के साथ साथ उनके विभिन्न अनुवादकों के आधार पर बदलती भी हैं। किसी अनुवादक के लिए या अनुवादिका के लिए कोई चीज़ अननुवाद्य हो सकती है, दूसरे अनुवादक या अनुवादिका के पास उसके लिए कोई बेहतर रणनीति हो सकती है। तो हमने आज भाषा की दृष्टि से ये जाना कि भाषा की दृष्टि से अनुवाद की जो अनुवाद्यता की स्थितियाँ हैं या अनुवाद की जो सीमाएं हैं वे क्या हैं और किस प्रकार अनुवादिका अनुवादक उन सीमाओं का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार वो उनसे जूझते हैं और उसके लिए कोई सही मार्ग निर्धारित करते हैं और एक बेहतर पाठ जिसे कि रचयिता के रूप में उसे नई भाषा में रचित करना होता है उसका निर्माण करते हैं। अगले सत्र में हम इसके अगले विषय पर बात करेंगे। आज के लिए शुक्रिया, नमस्कार।